नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फार्मेसी स्टडी में। आज बात करेंगे दोस्तों हम स्टेलाइजेशन की। तो स्टेलाइजेशन मतलब है दोस्तों फ्री फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर किसी प्रोडक्ट में है, ठीक है, तो उसको उससे फ्री करना, यानी उसको फ्रीडम करना, पूरी तरह से आज़ाद करना। तो हम ये बोल सकते हैं कि जितने भी जीवित माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, किसी भी उत्पाद में, उन्हें पूरी तरीके से इनएक्टिवेशन या फिर एलिमिनेशन करने की एक प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? स्टेलाइजेशन कहलाती है। ये भी कह सकते हैं कोई भी प्रक्रिया जो पूरी तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पूरी तरह से नष्ट कर सके, ठीक है, उसे स्टेलाइजेशन के लिए दोस्तों हम उपयोग में ला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो पूरी तरह से एलिमिनेट या डिस्ट्रॉय कर देती हैं आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को? जैसे आपका हीट है, ठीक है, हीट का यूज हम वहाँ पर कर सकते हैं, या अल्ट्रा वायलेट लाइट है उसका यूज कर सकते हैं दोस्तों, या आयोनाइजिंग रेडिएशन है उसका यूज कर सकते हैं, या फिर आपका गैस है उसका यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपका केमिकल एजेंट है उसका यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, या फिल्टर कैन बी एम्प्लॉयड फॉर स्टेलाइजेशन। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि इनमें से कोई भी प्रोसेस जो पूरी तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एलिमिनेट या डिस्ट्रॉय कर देगी, उसका हम यूज़ क्या कर सकते हैं? स्टेलाइजेशन के लिए दोस्तों कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों स्टेलाइजेशन बाय हीट। तो जो इसमें पहला टॉपिक था वो था हीट से हम स्टेलाइजेशन कर सकते हैं। तो उसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं कि हीट से हम क्या करते हैं, आपका कैसे हम स्टेलाइजेशन करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो हीट से जनरली हम दोस्तों उन्हीं प्रोडक्ट का करेंगे स्टेलाइजेशन जो हीट को क्या कर सकते हैं? सहन कर सकते हैं। ठीक है, जो हीट के प्रति क्या होंगे, या जो थर्मोलेबल सब्सटेंस होंगे जो हीट को सहन कर पाएंगे। ठीक है, जो हीट को सहन नहीं कर पाएंगे उनका स्टेलाइजेशन हम हीट के द्वारा दोस्तों नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और हीट के द्वारा जनरली जो स्टेलाइजेशन किया जाता है दोस्तों वो दो प्रकार से किया जाता है। या तो हम ड्राई हीट का यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, या फिर हम वेट या फिर मोइस्ट हीट का क्या कर सकते हैं दोस्तों? यूज़ कर सकते हैं। तो गर्मी से यानी दो प्रकार से हम स्टेलाइजेशन कर सकते हैं, एक ड्राई हीट और एक आपका दोस्तों मोइस्ट हीट। बात करते हैं दोस्तों आपका ड्राई हीट स्टेलाइजेशन की। ठीक है, जो ड्राई हीट स्टेलाइजेशन है वो यूज़ किया जाता है स्टेलाइजेशन फॉर ऑयल, यानी जितने भी ऑयल होते हैं उनके स्टेलाइजेशन के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? ड्राई हीट स्टेलाइजेशन का। साथ ही साथ आपका पेट्रोलियम जेलीज का, ठीक है, और आपका टैल्कम पाउडर का, ग्लास हो गई, और आपका मेटेलिक एपरेटस दोस्तों। ठीक है, यहाँ से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ठीक है, कि ऑयल्स या पेट्रोलियम जेली जो होते हैं उनके स्टेलाइजेशन के लिए हम कौन से मेथड का यूज़ करते हैं दोस्तों? तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ड्राई हीट स्टेलाइजेशन। या फिर कोई ग्लास है या फिर आपका मेटेलिक एपरेटस है, ठीक है, उनके स्टेलाइजेशन के लिए हम किसका यूज़ करते हैं दोस्तों? उसके लिए भी हम यूज़ करते हैं आपका ड्राई हीट स्टेलाइजेशन। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है, जब हम ड्राई हीट स्टेलाइजेशन करते हैं तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका डिस्ट्रक्शन जो होता है वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस द्वारा होता है। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ड्राई हीट स्टेलाइजेशन में, ठीक है, किस प्रोसेस द्वारा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, वो डिस्ट्रक्ट किए जाते हैं, ठीक है, या उनका डिस्ट्रक्शन किस मेथड द्वारा किया जाता है दोस्तों? तो वो क्या आता है आपका ऑक्सीडेशन प्रोसेस द्वारा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा दोस्तों यहाँ पे। अब अगला है दोस्तों इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर ड्राई हीट स्टेलाइजेशन। ठीक है, तो ड्राई हीट स्टेलाइजेशन में हम जैसे ऑयल हो गया, पेट्रोलियम जेली हो गई, टैल्कम पाउडर हो गया, ठीक है, ग्लास हो गई, ठीक है, या मेटालिक एपरेटस हो गई, इनको हम किस इक्विपमेंट में क्या करते हैं? इनका स्टेलाइजेशन दोस्तों हम करते हैं, या कौन कौन से हम इक्विपमेंट इनके लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आता है दोस्तों वो आता है फ्लेमिंग यानी बर्नर। ठीक है, बर्नर जो होता है उसका यूज़ किया आता है स्टेलाइजेशन फॉर फोर्सेप्स के लिए, ठीक है, निडल्स के लिए, ठीक है, स्काल्प्स हो गई, मेटेलिक स्पैचुला हो गई, ईटीसी। ठीक है, दिस मेथड इज़ नॉट रिलेबल फॉर स्टेलाइजिंग ग्रेसी या ऑयली मेटेरियल। ठीक है दोस्तों, तो जो फ्लेमिंग या जो बर्नर होता है दोस्तों इसका यूज़ किया जाता है आपका स्टेलाइजेशन ऑफ फोर्सेप्स। ठीक, ये जितने जितने भी सर्जिकल आइटम होते हैं दोस्तों, ठीक है, फोर्सेप भी सर्जिकल आइटम है, निडल्स हो गया, ठीक है, स्काल्प्स हो गई, मेटालिक स्पैचुला, ये सारे के सारे क्या हैं दोस्तों? आपके सर्जिकल आइटम है। ठीक है, तो इसके लिए हम कौन से मेथड का यूज़ करते हैं? फ्लेमिंग या बर्नर का यूज़ करते हैं। और फ्लेमिंग का यूज़ दोस्तों हम ऑयल हो गया या फिर जो ग्रेजी मेटल होगी उसके लिए इसका यूज़ नहीं करते हैं। अगला आता है दोस्तों आपका हॉट एयर ओवन। इसके बारे में दोस्तों 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि हॉट एयर ओवन के बारे में बताइए। तो हॉट एयर ओवन जो है सब्सटेंस दैट आर नॉट हीट लेबल, ठीक है, लेबल एंड कैन टॉलरेट टेम्परेचर ऑफ 140 टू 260 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी हॉट एयर ओवन जो है दोस्तों वो उनके लिए है जो हीट को क्या है आसानी से सहन कर सकते हैं, ठीक है, जो टॉलरेट कर सकते हैं टेम्परेचर कम से कम 140 से 260 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, उन्हीं को जो होता है आपका हॉट एयर ओवन में क्या करता है? स्टेलाइज किया जाता है। ठीक, स्टेलाइज किया जाता है हॉट एयर ओवन में। ठीक है, अब इसमें क्या होता है दोस्तों हॉट एयर ओवन में नॉर्मली जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो किल किया आता है, ठीक है, उसके लिए प्रोसेस अलग अलग टेम्परेचर पे और अलग अलग घंटे का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग घंटे हम देखते हैं। ठीक है, अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर रहे हैं 2 घंटे के लिए,
ठीक है, एट द टेम्परेचर ऑफ 180 डिग्री सेंटीग्रेड। ये कह रहा है कि अगर हम 180 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखेंगे, ठीक है, 2 घंटे तक, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, किल हो जाएंगे। यानी कि 2 घंटे तक हमें कितना टेम्परेचर बरकरार रखना है, 180 डिग्री सेंटीग्रेड, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होंगे वो किल हो जाएंगे, ठीक है। या फिर हमें 260 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखना है, कितने मिनट तक, 45 मिनट तक। कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर हम 260 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रख रहे हैं हॉट एयर ओवन में, तो हमें कितने मिनट तक उसे रखना है, तो हमें दोस्तों उसे 45 मिनट तक रखना है। अगर हम 180 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रख रहे हैं, तो हमें उसे केवल 2 घंटे तक ही क्या करना है, रखना है, ठीक है। फॉर द स्टलाइजेशन ऑफ ग्लासवेयर एंड ऑयली सॉल्यूशन, ठीक है। और एक कंडीशन और दे दी इसने कि अगर कोई ऑयली सॉल्यूशन है या फिर कोई ग्लासवेयर है, ठीक है, उसके स्टलाइजेशन के लिए हमें क्या करना है, 160 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखना है केवल 1 घंटे के लिए, ठीक है। तो यहीं से आपके दोस्तों 3 क्वेश्चन यहाँ पे यहीं से ऐसे बन गए, ठीक है। पहले हॉट एयर उनका क्या था कि ये केवल उन पदार्थों के लिए है जो हीट को क्या कर सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं, कम से कम 140 से 260 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर को जो टॉलरेट कर सकते हैं, उनको हम हॉट एयर ओवन में उनका क्या करेंगे दोस्तों, यूज करेंगे, ठीक है। और दूसरा, इसमें नॉर्मली जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल किया आता है, वो निम्नलिखित तरीके से किया आता है, ठीक है। अगर हम 180 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर रख रहे हैं, तो हमें 2 घंटे तक उससे क्या करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा। अगर हम 260 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रख रहे हैं, तो हमें उसे 45 मिनट तक गर्म रखना पड़ेगा। और अगर हम कोई जैसे ऑयल हो गया या फिर कोई आपका ग्लासवेयर हो गया, ठीक है, अगर हम उनका वो कर रहे हैं, इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, तो हमें 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 घंटे तक क्या करना है दोस्तों, आपका टेम्परेचर रखना है, ठीक है। यहाँ से आपका 100% क्वेश्चन आएगा, ये आपको अच्छी तरह से याद करना है, ठीक है। अगला कह रहा है सॉल्यूशन कंटेनिंग वाटर, एल्कोहल एंड अदर वोलेटिली सब्सटेंस में बॉयल एट दिस टेम्परेचर, ठीक है। कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं दोस्तों, जैसे आपका वाटर हो गया, ठीक है, या आपका एल्कोहल हो गया, ठीक है, या आपका वोलेटिली ऑयल हो गई, ये क्या होते हैं, इस टेम्परेचर पर क्या होते हैं, आपके बॉयल होना चालू हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो होता है, इनका जो इंस्टॉलेशन होता है वो इस मेथड द्वारा नहीं किया जाता, ठीक है। तो हॉट एयर ओवन में हम किसका करते हैं, जनरली जैसे आपका ग्लासवेयर हो गया या फिर कुछ ऑयली सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, जैसे आपका वाटर हो गया, एल्कोहल हो गया और अदर जो वोलाटिली सब्सटेंस होते हैं, उनका जो होता है आपका दोस्तों हॉट एयर ओवन में इंस्टॉलेशन नहीं किया जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों हॉट एयर ओवन, तो इसको आप अच्छी तरह से देख लेना दोस्तों। अगला जो आता है दोस्तों, वो आता है मोस्ट हीट इंस्टॉलेशन। जो दूसरी हीट की इंस्टॉलेशन की मेथड है दोस्तों, वह है मोस्ट हीट इंस्टॉलेशन, ठीक है। तो मोस्ट हीट इंस्टॉलेशन में क्या होता है दोस्तों, जो सैचुरेटेड स्टीम जो होती है वो अंडर प्रेशर के साथ क्या होती है, अंडर प्रेशर के साथ इसमें जो स्ट्रीम होती है उसे क्या कहते हैं, पास किया जाता है, ठीक है। और इसके लिए जनरली जो एपरेटस यूज़ किया जाता है दोस्तों, उसे हम बोलते हैं ऑटोक्लेव, ठीक है। इसके लिए कौन सा एपरेटस यूज़ किया जाता है दोस्तों, वो ऑटोक्लेव इसके लिए क्या कहता है, हीट यूज़ किया जाता है, ठीक है। और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें जो होते हैं दोस्तों, वो डिस्ट्रॉय होते हैं बाय मोस्ट हीट, ठीक है, ड्यू टू कोगुलेशन ऑफ प्रोटीन इन द सेल, ठीक है। इसमें क्या करता है, जो मोस्ट हीट होता है वो प्रोटीन के सेल वॉल, जो सेल का जो प्रोटीन होता है उसके क्या करता है, कोगुलेट कर देता है, ठीक है। यानी जो प्रोटीन होता है उसे क्या करता है, जमा देता है सेल में, ठीक है, जिससे कि वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती है उसकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है या फिर वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। ठीक है, जब हम हीट को क्या करते हैं, जनरली इसमें अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो प्रोटीन जो होता है वो रिलीज करते हैं दोस्तों आपके एच ग्रुप को, ठीक है, जो क्या करते हैं स्मॉलर पेप्टाइड चेन की तरह दिखते हैं, ठीक है, जो टर्न हो जाते हैं आपके न्यू कॉम्प्लेक्स में, ठीक है, डिफरेंट फ्रॉम ओरिजिनल प्रोटीन मॉलिक्यूल से डिफरेंट फॉर्म में क्या होते हैं, वो चेंज हो जाते हैं, जिससे क्या होता है धीरे धीरे करके डिस्ट्रॉय होना क्या होता है, चालू हो जाते हैं, ठीक है। तो मोस्ट हीट स्टेशन में हमने ये पढ़ा, ठीक है, कि इसमें हम क्या करते हैं, ऑटोक्लेव का यूज़ करते हैं, ठीक है। और जबकि हम ड्राई हीट में हम किसका यूज़ कर रहे थे, हॉट एयर ओवन का। और मोस्ट हीट में हम यूज़ करते हैं ऑटोक्लेव का, ठीक है। और इसमें क्या होता है, आपका अंडर प्रेशर द्वारा क्या होता है, स्टीम को क्या करता है, प्रवाहित किया जाता है, ठीक है, जिससे कि कहने का अर्थ है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो सेल होती है, ठीक है, उसमें जो प्रोटीन होता है उसका क्या होता है, आपका कोगुलेशन हो जाता है, ठीक है, और वो क्या होता है, आपका नष्ट हो जाने लगता है, ठीक है। या फिर जैसे हम हीट इसमें प्रोवाइड करते हैं, तो जो वेट प्रोटीन होता है वो क्या करता है, आपका एच ग्रुप को क्या करता है, रिलीज करता है, ठीक है, जो सिमिलर पेप्टाइड ग्रुप की तरह लगते हैं, ठीक है, जो एक क्या होता है, एक नया कॉम्प्लेक्स बनाना चालू करते हैं, जो कि ओरिजिनल प्रोटीन से क्या होता है, आपका अलग होता है, जिससे क्या होता है, आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्या होती है दोस्तों, आपका डेथ होना चालू हो जाती है, ठीक है। ये था आपका दोस्तों ऑटोक्लेव, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि ऑटोक्लेव में क्या करते हैं हम, जो प्रेशर होता है, ठीक है, वो उसको क्या करते हैं, अंडर प्रेशर को क्या करते हैं, उसके अंदर प्रोवाइड करते हैं ऑटोक्लेव के अंदर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जितना भी प्रेशर हाई हम उसमें प्रोवाइड करेंगे, उतनी ज़्यादा क्या होगा दोस्तों, आपका टेम्परेचर क्या होगा, वो बढ़ जाएगा, ठीक है। और जितना टेम्परेचर हम बढ़ जाएगा,
तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे वो धीरे धीरे करके क्या हो जाएंगे आपके दोस्तों, डिस्ट्रॉय होना क्या हो जाएंगे, चालू हो जाएंगे। जनरली ऑटोक्लेव का यूज जो होता है दोस्तों वो आपके जैसे इंजेक्शन हो गया, ठीक है, उनको स्टलाइज करने के लिए क्या आता है, ठीक है। और ऑटोक्लेव हाउएवर इज अनसुटेबल फॉर एनहाइड्रस मटेरियल सच है, जैसे पाउडर या ऑयल जो होते हैं उनको हम ऑटोक्लेव द्वारा इनका स्टलाइजेशन दोस्तों नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो फॉर मटेरियल विच कैन नॉट वॉस्ट हीटिंग एट 150 डिग्री सेंटीग्रेड एंड एवं, ठीक है। और कुछ ऐसे मेटल होंगे जो 150 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर को नहीं सह सकेंगे, उनका भी जो होगा दोस्तों हम ऑटोक्लेव द्वारा उनका यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो ऑटोक्लेव में हम क्या करते हैं दोस्तों, जो स्टीम होते हैं उसे अंडर प्रेशर द्वारा क्या किया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। जब हम इस स्टीम को अंडर प्रेशर द्वारा प्रोवाइड करते हैं तो वो जो स्टीम होती है वो किसी भी बॉइलिंग वाटर या फिर जो फ्लू फ्लोइंग स्टीम होती है उससे अधिक उसमें क्या होता है, टेम्परेचर होता है। तो जितना अधिक टेम्परेचर होगा उतना अधिक क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डिस्ट्रॉय होने की संभावना क्या होगी दोस्तों, ज़्यादा होगी। और ऑटोक्लेव का यूज हम जनरली कर रहे हैं आपका जैसे इंजेक्शन हो गया उसके लिए, और कि इस इंजेक्शन के लिए इसका यूज़ कर रहे हैं। और कुछ ऐसे मेटल होते हैं जैसे आपका पाउडर हो गया, ऑयल हो गया, उसके लिए दोस्तों हम इसका यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे एक आपको टेबल दिख रही है जिसमें दर्शाया गया है कि ऑटोक्लेव में हमें कितना प्रेशर यूज करना है, ठीक है, और कितने मिनट के लिए उसे रखना है, ठीक है। जैसे मैंने आपको अभी हॉट एयर ओवन में बताया था वैसे ही कुछ गाइडलाइन जो है वो ऑटोक्लेव के लिए भी हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा, अगर हम ऑटोक्लेव में टेम्परेचर 115 से 116 डिग्री सेंटीग्रेड रख रहे हैं, ठीक है, तो हमें प्रेशर उसमें लगाना है 10 LB पर स्क्वायर पर इंच, ठीक है। यानी प्रेशर लगाना है LB पर स्क्वायर इंच, ठीक है। कितने मिनट के लिए, 30 मिनट के लिए। यानी मोटा मोटा आपको ये याद रखना है कि अगर हम ऑटोक्लेव में टेम्परेचर 115 से 116 डिग्री सेंटीग्रेड का रख रहे हैं तो हम उसे 30 मिनट के लिए रखेंगे। अगर हम 121 से 123 मिनट डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर रख रहे हैं तो 15 मिनट के रखेंगे। और अगर 126 से 129 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर है तो उसे केवल 10 मिनट के रखेंगे। और अगर 134 से 138 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दोस्तों तो उसे केवल 3 मिनट के रखेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ से आपका 100% क्वेश्चन आएगा, इस टेबल को भी आपको याद कर लेना है दोस्तों, ठीक है। अगला आपका आता है दोस्तों टिंडिलाइजेशन, ठीक है। हीट के लिए हमने दो प्रोसेस आपको बताई कि ड्राई हीट डिस्टिलाइजेशन, अगला था आपका दोस्तों वेट हीट डिस्टिलाइजेशन, और इसी में हीट से रिलेटेड अगला जो आता है दोस्तों वो आता है टिंडिलाइजेशन, ठीक है। तो टिंडिलाइजेशन जो होता है दोस्तों ऑल्सो नोन एज फ्रैक्शनल स्टिलाइजेशन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, फ्रैक्शनल स्टिलाइजेशन भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है दोस्तों, कोई भी जो मेटल होता है, ठीक है, उसे 80 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर लेस देन 3 सक्सेसिव डे के लिए क्या होता है दोस्तों, रखा जाता है। पूछा जा सकता है 100% कि जो टिंडिलाइजेशन होता है उसमें क्या क्या आता है, ठीक है। तो टिंडिलाइजेशन जो है दोस्तों उसका अगला नाम है आपका फ्रैक्शनल स्टिलाइजेशन, ठीक है, फ्रैक्शनल स्टिलाइजेशन का नाम है। और इसमें जो होता है जो भी हमारे पास मेटल है जिसे हमें स्टिलाइज करना है उससे 80 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर लेस टाइम ऑन 3 सक्सेसिव डे के लिए दोस्तों आपका रखना है दोस्तों, ठीक है। अगला आता है दोस्तों आपका हीटिंग विथ ए बैक्टीरियासाइड, ठीक है। हीटिंग विथ ए बैक्टीरियासाइड दोस्तों ये भी आपका हीट से रिलेटेड एक प्रोसेस है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ हीटिंग द इंजेक्शन सॉल्यूशन इन द फाइनल कंटेनर इन बॉइलिंग वाटर इन ए स्टीमर एट 90 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 30 मिनट, ठीक है। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो भी इंजेक्शन वाला सॉल्यूशन होता है जिसे हम फाइनल कंटेनर में पैक करना है, ठीक है, उसे हम क्या करते हैं 90 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट के साथ किसी बैक्टीरिया साइड के साथ बॉइलिंग वाटर में क्या होता है आपका रख देते हैं, ठीक है। ये कह रहा था यूज ऑफ फॉलोइंग बैक्टीरिसाइड एजेंट विच किल द बैक्टीरिया, ठीक है। अब कौन कौन से बैक्टीरिसाइड का यूज किया आता है जो क्या करते हैं आपका बैक्टीरिया को किल करते हैं, ठीक है। अगर हम इंजेक्शन बना रहे हैं दोस्तों, ठीक है, फॉर इंजेक्शन के लिए कौन कौन से बैक्टीरिसाइड का यूज किया जाता है ये पूछा जा सकता है। तो इंजेक्शन के लिए दोस्तों आपका क्लोरोक्रिसोल 0.2% वेट बाय वॉल्यूम में यूज किया जाता है, जबकि आपका फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट या फिर नाइट्रेट वो 0.002% वेट बाय वॉल्यूम दोस्तों आपका यूज किया जाता है। तो इंजेक्शन के लिए हम कौन कौन से दो बैक्टीरियासाइड यूज़ कर रहे हैं, क्लोरोक्रिसोल और फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट या फिर नाइट्रेट। वहीं पर दोस्तों आपका आई ड्रॉप के लिए बात करते हैं तो आई ड्रॉप के लिए हम यूज़ कर रहे हैं आपका बेंजालकोनियम क्लोराइड 0.01% वेट बाय वॉल्यूम, या फिर आपका फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट और नाइट्रेट 0.02% वेट बाय वॉल्यूम, या फिर आपका थायोमरिसोल दोस्तों 0.1% वेट बाय वॉल्यूम, या फिर दोस्तों आपका क्लोरहेक्सिडिन एसिटेट 0% वेट बाय वॉल्यूम दोस्तों, ठीक है।
तो ये यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा कि आई ड्रॉप को अगर हम स्टलाइजेशन कर रहे हैं तो उसके लिए हम कौन सा बैक्टीसाइड यूज़ करते हैं, ठीक है। या फिर अब अगर हम इंजेक्शन का स्टलाइजेशन कर रहे हैं तो उसके लिए हम कौन सा बैक्टीसाइड दोस्तों क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो ये आपको याद कर लेना है। ये कह रहा है दोस्तों द मेथड शुड नॉट बी यूज्ड इन प्रिपरेशन वेयर द बैक्टीसाइड वुड एग्जिट टॉक्सिसिटी, ठीक है। ये कह रहे हैं कि इस बैक्टीसाइड का हम यूज़ वहाँ पर नहीं करेंगे जहाँ पर बैक्टीसाइड जो होगी दोस्तों आपका टॉक्सिसिटी कर देगी, ठीक है। तो बैक्टीसाइड टॉक्सिसिटी कहाँ कर सकती है, जो इंट्राथेकल अगर हमें कोई इंजेक्शन लगाना है वहाँ पे, ठीक है, या इंट्रासिस्टर्नल अगर हमें कोई इंजेक्शन लगाना है वहाँ पे, या पेरिडुरल कोई इंजेक्शन है वहाँ पे, या ऑल्सो इन आईवी यानी इंट्रामस्कुलर कोई इंजेक्शन है दोस्तों वहाँ पे इंजेक्शन पे, ठीक है। और मोर देन 50 इन ml ऑफ वॉल्यूम, अगर 15 ml से ऊपर की वॉल्यूम है तब भी हम क्या करेंगे दोस्तों, इन बैक्टीरियोसाइडल का यूज़ दोस्तों आपका नहीं करेंगे दोस्तों, ठीक है। अगला आता है दोस्तों पास्चुराइजेशन। ये भी क्या होती है, एक स्टलाइजेशन की प्रोसेस होती है, ठीक है। और इसका यूज जनरली दोस्तों आपका जो मिल्क और डेयरी होता है यानी दूध को स्टलाइज करने के लिए दोस्तों इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि पास्चुराइजेशन जो होता है जनरली दोस्तों दो प्रकार से किया जाता है। एक आता है होल्डिंग मेथड, एक आता है आपका हाई टेम्परेचर या शॉर्ट टाइम यानी फ्लैश मेथड। ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। यानी जो होल्डिंग मेथड है इसमें हम हीट यूज करते हैं 63 डिग्री सेंटीग्रेड 30 मिनट के लिए, और तुरंत जो प्रोडक्ट होता है उसे क्या करते हैं, कूल्ड कर देते हैं। जबकि जो हाई टेम्परेचर होता है इसमें हम हीट करते हैं 72 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए केवल 15 सेकेंड के लिए, ठीक है, ठीक है। और तुरंत उसे क्या करते हैं, आपका ठंडा कर देते हैं। तो पूछा जाता है कि जो हाई टेम्परेचर या शॉर्ट टाइम या जो फ्लैश मेथड है, ठीक है, उसमें कितने टेम्परेचर का यूज़ किया जाता है, या फिर जो होल्डिंग मेथड होता है दोस्तों उसमें कितना आपका यूज किया जाता है, ठीक है। अगला है दोस्तों आपका स्टलाइजेशन बाय रेडिएशन दोस्तों, ठीक है। यानी रेडिएशन द्वारा आपका स्टलाइजेशन कैसे किया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो जो रेडिएशन स्टलाइजेशन होता है दोस्तों इसको हम क्या करते हैं, कोल्ड स्टलाइजेशन के मेथड से भी इसको क्या होता है दोस्तों जाना जाता है। कोल्ड स्टलाइजेशन या फिर आपका दोस्तों नॉन थर्मल, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, उसके जो डेथ होती है, ठीक है, वो जो सेल होते हैं उसके मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, इंटरफियर कर देते हैं, ठीक है। यानी जो रेडिएशन होता है वो क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो सेल होता है उसके मेटाबॉलिज्म में क्या करता है, आपका इंटरफियर कर देता है, जिससे उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। और रेडिएशन जो होता है जनरली दोस्तों वो दो प्रकार से क्लासीफाइड होता है, एक आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और एक आपका दोस्तों पार्टिकुलेट, ठीक है। दो प्रकार से, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक आपका पार्टिकुलेट। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है दोस्तों जनरली इसमें आपका फोटोन एनर्जी का यूज़ किया जाता है, जैसे आपका अल्ट्रा वायलेट हो गया, ठीक है, गामा रेज हो गई, ठीक है, एक्सरे हो गई, या फिर आपका कॉस्मिक रेडिएशन का दोस्तों इसमें यूज़ किया जाता है, ठीक है। और जो गामा रेज होती है दोस्तों वो जनरली आपका क्या होता है, आपका यूज किया जाता है, जनरली आपका यूज़ क्या आता है, ठीक है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप कोबाल्ट के साथ, ठीक है। और यह क्या होता है आपका बहुत ही इसकी हाई पेनिट्रेशन होती है, ठीक है। और क्या होता है कि एब्सेंस ऑफ एनी थर्मल इफेक्ट इसमें क्या होता है दोस्तों वो नहीं पाया जाता है। अगर हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात करें दोस्तों तो 2.5 m रेड इज वो क्या होता है, काफ़ी होता है किसी भी रेडिएशन का स्टेबिलिटी को क्या करता है दोस्तों प्राप्त करने के लिए। अगला आता है दोस्तों इंस्टॉलेशन का जो मेथड आता है वो आता है दोस्तों आपका फिल्ट्रेशन, ठीक है। जो फिल्ट्रेशन होता है दोस्तों ये भी क्या होता है, एक नॉन थर्मल मेथड होता है आपका स्टेशन के लिए, ठीक है। जितने भी हीट लेवल सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है, यानी जो क्या करते हैं हीट के प्रति सेंसिटिव होते हैं, जो हीट को सहन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उनका स्टेशन हम इसके द्वारा जनरली दोस्तों आपका करते हैं। जैसे आपका कुछ आई ड्रॉप हो गई, आई ड्रॉप्स की जो ड्रॉपर बोतल होती हैं, ठीक है, उनका क्या आता है, या फिर कुछ इंजेक्शन वाले सॉल्यूशन होते हैं उनका हम क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन जो होते हैं दोस्तों वो इस मेथड द्वारा करते हैं, ठीक है। और फिल्ट्रेशन के लिए जनरली हम दोस्तों यूज़ करते हैं फिल्टर का, जैसे पोरोसिलिन फिल्टर हो गया, ठीक है, या आपका डाइटोमेशियस अर्थ फिल्टर हो गया, या फिर आपका एस्बेस्टस पेस्ट फिल्टर हो गया, या फिर आपका जो सेंट्राइड गैस फिल्टर होता है उसका यूज़ किया जाता है, ग्लास फिल्टर, या फिर आपका मेम्ब्रेन फिल्टर, या फिर आपका दोस्तों अल्ट्रा फिल्टर, ठीक है। तो जो इंस्टॉलेशन बाय फिल्ट्रेशन होता है दोस्तों यहाँ पर हमने ये समझा कि ये भी एक नॉन थर्मल मेथड है, ठीक है। ये उनके लिए यूज़ किया जाता है जो हीट के प्रति सेंसिटिव होते हैं, जो हीट को सहन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपका आई ड्रॉप के ड्रॉपर होते हैं, या फिर आपका इंजेक्शन होते हैं, इंजेक्शन फॉर सॉल्यूशन होते हैं वो होते हैं, ठीक है। और फिल्ट्रेशन के लिए हम जनरली किस किस फिल्टर का यूज़ करते हैं, पोर्सिलिन, डाइटोमेशियस अर्थ फिल्टर, ठीक है, एस्बेस्टस पेट फिल्टर, सिंटार्ड ग्लास फिल्टर, ठीक है, या फिर आपका मेम्ब्रेन फिल्टर, ठीक है, या फिर आपका दोस्तों अल्ट्रा फिल्टर का यूज़ करते हैं। अगला आता है दोस्तों केमिकल प्रोसेस ऑफ स्टलाइजेशन, या फिर आपका गैसियस स्टेशन भी इसको कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है दोस्तों, हम केमिकल या गैस का यूज़ करके जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसे क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं दोस्तों, ठीक है।
तो इसमें सबसे पहला जो यूज़ किया आता है दोस्तों, जो केमिकल यूज़ किया आता है वह है दोस्तों इथाइलिन ऑक्साइड। इसके बारे में पूछा जा सकता है कि फिल्ट्रेशन के लिए दोस्तों हम कौन से केमिकल का यूज़ करते हैं, तो वह है इथाइलिन ऑक्साइड। ठीक है। जनरली क्या होता है दोस्तों, जो साइक्लिक ईथर होता है उसका यूज़ किया आता है। ठीक है। और ये इसका अगर ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्या होता है, ज्वलनशील होता है। ठीक है। और 3% से अधिक सांद्रता पर अगर हम इसका दोस्तों यूज़ करते हैं, ठीक है, तो ये वायु के साथ मिश्रित होकर क्या कर सकता है, आपका एक्सप्लोसिव क्या कर सकता है, हो सकता है। ठीक है। यानी ज्वलनशील हो सकता है। ठीक है। या डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो इसको इससे बचाने के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव है। ठीक है। तो इससे बचाने के लिए इसको हम इनर्ट गैस का यूज़ करते हैं इसमें। ठीक है। जैसे CO इनर्ट गैस का यूज़ कर लिया। ठीक है। या फिर आपका जो बहुत ज़्यादा फ्लोरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं दोस्तों, उसका क्या कहता है, इसमें यूज किया जाता है। ठीक है। और ये जो आपका साइक्लिक एथर होता है दोस्तों, ये आसानी से आपका, जैसे आपका प्लास्टिक हो गया, ठीक है, या पेपर बोर्ड हो गया, या पाउडर हो गया, ठीक है, या मटेरियल हो गया, ये इनके अंदर क्या होता है, आसानी से चला जाता है। लेकिन जैसे ये हवा के संपर्क में आता है, ये फिर से क्या होता है, आपका नष्ट हो जाता है। यहाँ तक कि जो ये लिक्विड होते हैं उसके अंदर ये क्या होता है, कम मात्रा में क्या होता है दोस्तों, आपका जाता है। तो इसका यूज़ क्या आता है जनरली दोस्तों, आपका जितने भी बायोलॉजिकल एपरेटस होते हैं, ठीक है, ये आपका ड्राई फ्रूट हो गया, ठीक है, और आपका कटगट हो गई, और आपका पेनक्रिस्टन हो गई, पेपिन हो गई, प्लास्टिक इक्विपमेंट हो गई, ठीक, पार्ट्स एंड बोतल क्लोजर हो गई, एंटीबायोटिक्स हो गई, प्लास्टर हो गई, बैंडेज हो गई, कल्चर मीडिया हो गया, हॉस्पिटल की जो बेडिंग होती है, एग स्पीसीज हो गई, फूड स्टेप हो गई, एंड सॉइल हो गई। ठीक है। इन सब को स्टलाइज करने के लिए इसका यूज़ किया आता है, यानी बहुत ही अधिक मात्रा में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है। और इसकी जो एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी होती है दोस्तों, एक्टिविटी ऑफ इथाइलिन ऑक्साइड इज एट्रीब्यूटेड टू इट एल्कलाइटिंग पावर ऑफ द सल्फाहाइड्रिल अमीनो और कार्बोक्सिल एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ प्रोटीन। ठीक है। ये क्या करता है दोस्तों, जो प्रोटीन का जो कार्बोक्सिल या जो अमीनो ग्रुप होता है उसके साथ क्या करता है, आपका एल्कलाइटिंग पावर को क्या करता है, एक्टिवेट करता है, जिससे क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके डिस्ट्रॉय होना क्या होता है, चाला हो जाते हैं। अगला आता है दोस्तों, ओजोन गैस का भी यूज़ किया जाता है। ठीक है। ओजोन जो होता है वो एक इफेक्टिव क्या होता है, बैक्टीरिसाइड होती है, एज एट्रीब्यूटेड टू इट्स हाई रिएक्टिविटी होती है दोस्तों ओजोन के किसके साथ, जैसे एल्डिहाइड के साथ, फैट के साथ, अमीनो एसिड के साथ, प्रोटीन और इंजाइम के साथ इसकी क्या होती है, हाई रिएक्टिविटी होती है। इसके कारण क्या होता है, एक अच्छा क्या होता है, बैक्टीरिसाइड होता है। ठीक है। और इसका यूज़ किया जाता है जनरली आपका वाटर को स्टरलाइज करने के लिए, या फिर अगर हमें कहीं भंडारण करना है दवाइयों का, ठीक है, या फिर फूड का, उस भंडारण को स्टरलाइज करने के लिए भी दोस्तों ओजोन का यूज़ किया जाता है। अगला जो गैस होती है दोस्तों वह है फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड जो होता है वो यूज होता है फ्यूमिगेशन ऑफ रूम एंड हॉस्पिटल ब्लैंकेट। ठीक है। यानी जो हॉस्पिटल के रूम होते हैं या जो ब्लैंकेट होते हैं, बेड शीट्स वगैरह, ठीक है, उनको स्टरलाइज करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, फॉर्मेल्डिहाइड का। ठीक है। और ये क्या करता है, बैक्टीरिया को किल करता है, और साथ ही साथ उसके जो स्पोर्स होते हैं उनको भी क्या करता है आपका दोस्तों, किल कर देता है। और ये बहुत अधिक क्या होता है, आपका बैक्टीरियोस्टेटिक के साथ साथ आपका वायरोस्टेटिक भी होता है। ठीक है। और इसको रेडली यूज किया जाता है प्रोटीन्स एंड ऑर्गेनिक मैटर में। इसको जनरली क्या होता है दोस्तों, आपका यूज किया जाता है। ये जनरली क्या करता है, जो इनएक्टिवेट कर देता है आपका प्रोटीन और ऑर्गेनिक मैटर को। यूज इसका किया जाता है जैसे आपका फ्यूमिगेशन ऑफ रूम एंड हॉस्पिटल ब्लैंकेट दोस्तों। अगला आता है दोस्तों आपका BPL, जिसको बोलते हैं आपका बीटा प्रोपाइलैक्टोन। ठीक है। बीटा जो प्रोपाइलैक्टोन है दोस्तों, ये भी क्या होता है, एक आपका बैक्टीरियासाइडल होता है। ठीक है। और यूज होता है आपका 5 mg पर लीटर। अगर हम पर लीटर की बात करते हैं उसमें आप इसको केवल क्या करेंगे, 5 mg का इसका यूज किया जाता है। और यह जो होता है आपका, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड होता है, इससे क्या होता है, बहुत अधिक क्या होता है, बहुत अधिक एक्टिव होता है। ठीक है। यानी 25 गुना इससे अधिक होता है। ठीक है। और जो इथाइलिन ऑक्साइड हमने यूज़ किया था उससे 4000 गुना एक्टिव होता है। ठीक है। और जो मिथाइल ब्रोमाइड होता है उससे 50,000 गुना क्या होता है, आपका एक्टिव होता है। इसका भी यूज जनरली दोस्तों आपका जैसे डिकॉन्टिनेटिंग रूम, चैम्बर्स एंड ब्लीडिंग जो होते हैं, बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग है, ठीक है, रूम है, चैम्बर है, उनको स्टलाइजेशन करने के लिए इसके यूज़ किया जाता है बीटा प्रोपाइलैक्टोन का यूज़ दोस्तों किया जाता है। ठीक है। और ये क्या होता है दोस्तों, बहुत ही हाईली एक्टिव होता है। ठीक है। तो इसका जनरली क्या होता है, जो इसको बंदा यूज़ कर रहा है, ठीक है, एनिमल्स, उसको बहुत ही केयरफुली इसको क्या करना है, हैंडल करना है। ठीक है। और इसका यूज़ जनरली दोस्तों अब कम किया जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्या होता है, ये एक्टिवेट होता है, हाईली एक्टिव होता है। तो मैंने आपको ये यहाँ पर जो है दोस्तों, आपका इंस्टॉलेशन का जो चैप्टर है दोस्तों, वो यहाँ पे आपका क्लियर हो गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था दोस्तों आपके पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम के हिसाब से। और डेफिनेटली इससे आपके 100% क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है। कौन कौन से केमिकल यूज़ किए जाते हैं, कौन कौन से ड्राई हीट के लिए हम किसका यूज़ कर रहे हैं इक्विपमेंट का, या वेट हीट के लिए दोस्तों हम कौन से इक्विपमेंट का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ से दोस्तों आपका 100% क्वेश्चन आएगा। ठीक है।
कल से दोस्तों हम आपका इसी फार्मास्यूटिक्स का जो एमसीक्यू वाले क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल टाइप के जो क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे दोस्तों, वो भी हम आपके धीरे धीरे करके उसकी वीडियो भी हम क्या करेंगे, चालू करेंगे, जिससे कि आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी है दोस्तों वो और भी बेहतर तरीके से हो सके। तो इसी प्रकार के और बेहतर वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आप मेरे यूट्यूब चैनल फार्मेसी स्टडी को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।